हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशन। आज के वीडियो का एक बहुत ही ऑब्वियस पर्पस है। आज आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं इस पेपर को लेकर। और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए जनरल अवेयरनेस के एनालिसिस के लिए बनाया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मैं आपको जनरल अवेयरनेस का आज एक एनालिसिस और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस कर देता हूँ। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं संपूर्ण विश्लेषण। जितने भी क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाए हैं, मैं आपके लिए एज मच एज पॉसिबल उतने क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मैं सारे क्वेश्चंस के आपको एक ऑब्वियस आंसर्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ जीए की आगे आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द सेम। तो आज के पेपर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ इस तरह के व्यूज़ रहे हैं। मैंने जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट की और सबको ऑब्जर्व किया, उसमें जो बातें समझ में आई हैं वो आपके सामने मैं ज़रा एक बार बता देता हूँ। द क्वेश्चंस वर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। जितने भी जीए के क्वेश्चंस थे ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे थे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो ऑब्वियस बातें पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन सैंक्शन किया, तो वो कौन से स्टेट के लिए किया, अक्सर ऐसा क्वेश्चन रहता है, या फिर कितना अमाउंट का लोन सैंक्शन किया वो क्वेश्चन रहता है। इस बार उसके पीछे पर्पस पूछा गया था, राइट। उसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें उन्होंने ये बोला था कि टॉप 5 में कौन से इंस्टीट्यूट नहीं आते हैं, मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क कि इनमें से कौन टॉप पे है या टॉप 3 पे है, जो कि हम ऑब्वियसली पढ़ के जाते हैं। उन्होंने एक अलग ढंग से पूछा था। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा अप्रोच अलग चाहिए था, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाई चाहिए थी। तो फर्स्ट पॉइंट वाज वेरी ऑब्वियस कि बच्चों को उस वजह से पेपर जो है वो मॉडरेट या कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगा। रिक्वायर्ड इन डेप्थ स्टडी, ये बात तो अब अच्छे से समझ में आ रही है क्योंकि लगातार जो ट्रेंड बनता जा रहा है, हम अगर 2019 से देखते जाएं तो अब बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में नहीं आते हैं। जनरल अवेयरनेस में अब काफ़ी हद तक ज़रूरी हो चुका है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। जनरल अवेयरनेस डिमांड्स अ कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब वो टाइम गया कि हम सिर्फ जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न रहता था उसको फॉलो करके हम आगे बढ़ जाते थे। अब उसमें बहुत सी इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत पड़ रही है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम स्टैटिक जीके। एक बार फिर से रिवर्स, डैम्स, फोक डांसेस या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे। मैं रिपीटेडली अपने सारे लेक्चर्स में बताता रहता हूं कि अगर आप पीओ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, असिस्टेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेड बी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस एक चीज़ को आप जितना हो सके उतना लास्ट में करिए। मैं नहीं कहता कि ये 100% नल एंड वॉइड है या फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लर्क लेवल पे इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे नॉन बैंकिंग एग्जाम्स में इसका एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब आप पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो प्लीज़ ये कोशिश करिए कि पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, और जब आपके पास इतनी सारी तैयारी करने के बाद टाइम बचता है तब आप स्टैटिक जीके पे जाइए। अदरवाइज आपका एक बहुत बड़ा टाइम स्टैटिक जीके कंज्यूम कर लेगा और होगा कुछ भी नहीं उससे। आपको हार्डली, अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। बहुत सी चीजें वंस अगेन आज के पेपर में, या फिर मैं कहूंगा कि पूरा पेपर ही बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस पे रहा। इसीलिए हालांकि कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक बुक एंड ऑथर पूछा गया था, राइट, तो उसके बाद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम टेंडेंसी, मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो था पेपर का वो बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस के ऊपर ही था। एक रीजनेबल अटेम्प्ट जो मैंने देखा जो स्टूडेंट्स ने किया है वो 20 से 25 के ऊपर है। ये जो फिगर है ये केवल मैंने अपने सिटी का नहीं निकाला है, बहुत से अलग अलग जगह पर जहां स्टूडेंट्स ने ये पेपर अपीयर किया है उस हिसाब से मैंने ये आंकड़ा निकाला है। तो रीजनेबली मैंने देखा है कि एक 20 से 25 के बीच में एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है आज के पेपर में लोगों का। अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस थे और उनमें क्या आंसर्स पॉसिबल थे। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच रेमिटेंस कंपनी इन दिसंबर 2021 फॉर फंड ट्रांसफर।
तो एक क्वेश्चन ये था ये था, माफ करना, कि रेमिटेंस कंपनी, यानी जब आप फॉरेन से इंडिया में फंड भेजते हो तो उसके लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके रखी है? इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों मनीग्राम। मनीग्राम। तो मनीग्राम इंटरनेशनल एक रेमिटेंस कंपनी है जो कि काफी चर्चा में रही इससे पहले भी, क्योंकि इसकी एड वगैरह काफी बार टीवी पे देखी जा सकती है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम एंड ऑल दीज आर कॉमन फर्म्स। तो फिर इसका आंसर था पहले का मनीग्राम। दूसरा एक क्वेश्चन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आया था। इसका आंसर था बीबी का मकबरा, औरंगाबाद। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ से एग्जाम अपीयर किया उन सबको ये क्वेश्चन तो कंपलसरीली समझ में आया ही होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी दरअसल 84 एकर्स ऑफ लैंड, जो कि बीबी का मकबरा का जो पूरा परिसर है वो वाली लैंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी है। तो यहाँ पर उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम पूछा गया था, तो ये बीबी का मकबरा ये ऑप्शन में था और इसका राइट आंसर भी यही था, औरंगाबाद। राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये जो हुआ है ये दिसंबर 2021 में ये डिक्लेरेशन हुआ था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से ऑब्जर्व किए वो आए हैं नवंबर और दिसंबर के। तो समझने वाली बात एक और ये भी है कि आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तो करना ही है, लेकिन उस पर भी स्पेशल ध्यान देना है पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिलीज्ड बाय आरबीआई इज अंडर विच सेक्शन? अभी एक पिछले साल की ही बात है, नवंबर दिसंबर के आसपास की। आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी होती है दोस्तों, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, जिसमें आरबीआई आरआरबी से लेकर शेड्यूल कमर्शियल बैंक की क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करता है। तो ये नहीं पूछा था कि उस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है या फिर ये रिपोर्ट में क्या था, कौन से बैंक की क्या परफॉर्मेंस रही। उन्होंने इसका सेक्शन पूछा था। आप लोगों को अगर याद होगा, कई बार मेगा सेशन में मैं ये बार बार आपको कहता हूं कि बैंकिंग के लॉज और बैंकिंग के सेक्शन, कानून, ये सब पूछने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है आजकल आईबीपीएस को। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर था दोस्तों सेक्शन 36(2), ये सेक्शन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था एब्सोल्युटली नॉन बैंकिंग से, ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन था पूरा का पूरा, मतलब एक इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया था। हाउ मेनी लोकसभा सेशंस आर हेल्ड इन 1 ईयर? कितने लोकसभा सेशंस होते हैं? तो जैसे आपको पता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, विंटर सेशन, एक मानसून सेशन होता है और एक बजट सेशन होता है। तो इसलिए यहां पर राइट आंसर था 3। इसके बाद प्रोजेक्ट कोर अंडर ग्राम उजाला प्रोग्राम इज एम्ड टू प्रोवाइड 10 मिलियन बल्ब्स टू डैश पीपल। दरअसल भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट कोर, जिसमें कई सारे राज्यों को, लगभग 5 राज्यों को कवर किया गया था, ये एक प्रोजेक्ट लाया गया था एलईडी बल्ब वितरण का, जिसको उजाला प्रोग्राम भी कहते हैं। दरअसल एक कंफ्यूजन रहता है, उज्ज्वला जो है वो एलपीजी गैस की स्कीम है और उजाला जो है वो एलईडी बल्ब की स्कीम है। तो इसको अलग अलग फेजेस में लाया गया था। इसके पहले फेज में 15 मिलियन बल्ब्स का वितरण किया गया था। अभी 10 मिलियन बल्ब्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये टोटल कितने लोगों तक पहुंचाए गए हैं? तो यहां पर 50 लाख इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में था। उसके बाद एक क्वेश्चन था एनएसई प्राइम कंपनी। आप सबको पता होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अभी अभी एक नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने कंपनीज को और ज़्यादा विजिलेंस में रखने का और ज़्यादा यानी सिक्योरिटी देने का एक नया प्रोटोकॉल निकाला है, जिसको वो एनएसई प्राइम कहते हैं। तो उसमें जाने के लिए मतलब मैक्सिमम कितनी सरकारी कंपनीज होनी चाहिए अंडर सेबी रूल? तो वहां पर आंसर था 40%। ओके, पीएसयूज उसमें होने चाहिए कम से कम, तब ये वैलिड होता है। तो जैसे कि बीएसई में 60% है, तो यहां पर एटलीस्ट कितना होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कंपेयर करते हुए क्वेश्चन पूछा था। तो यहां राइट आंसर था 40%। अब आप ही देखिए, ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, मतलब ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरी की पूरी न्यूज जब तक नहीं समझ में आती, आप आम तौर पे इसका आंसर नहीं दे सकते। और ये वाला क्वेश्चन भी काफी अनयूजुअल था, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी उन्होंने मतलब कौन से राज्यों में ये उजाला प्रोग्राम शुरू किया गया है ये नहीं पूछा। उन्होंने एलईडी प्रोग्राम की स्कीम का नाम क्या है, उजाला स्कीम, वो भी नहीं पूछा। उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा है कि टोटल कितने लोगों का इसमें भला हुआ है। राइट।
उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था कि लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम अक्सर जीके की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते ही हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन। इनका पूछना यह था कि इसको रीपेमेंट करने के लिए, रीपे करने के लिए टोटल कितने साल का टाइम पीरियड मिलता है 18 महीने के मोराटोरियम के बाद। यहां पर करीबन करीबन 7 साल ये इसका टाइम पीरियड है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो कि ऑब्जर्व करने लायक थी। जिसने ढंग से पढ़ाई की थी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था कॉन्फिडेंटली। डैश हैज इंटीमेटेड टू सेल इट्स 6% स्टेक थ्रू आईपीओ अंडर जॉइंट वेंचर विद अमुंडी एसेट मैनेजमेंट ऑफ फ्रांस। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रांस की, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फंड का एक जॉइंट वेंचर हुआ है। इस जॉइंट वेंचर के मुताबिक ये जो फर्म है इसके पास करीबन करीबन 37% स्टेक्स हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इसमें 63% स्टेक्स हैं। इन 63% में से एसबीआई 6% स्टेक्स को डाइल्यूट कर रही है एक आईपीओ के थ्रू, और वो 6% स्टेक अब इस फ्रांस वाली कंपनी को ही मिलेंगे। तो सवाल ये था कि कंपनी का नाम क्या है भारत की, तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब वंस अगेन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंश्योरेंस अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का था और इसके लिए भी एक प्रॉपर आपको वो पूरी न्यूज पढ़नी जरूरी थी सो दैट आप इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके। USA International DFC has approved $500 million for first solar vertically integrated thin film solar manufacturing facility in which state? अब देखिए, अमेरिका की एक इंटरनेशनल डीएफसी कंपनी है जिसने $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है फॉर फर्स्ट सोलर वर्टिकली इंटीग्रेटेड थिन फिल्म सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला ऐसे ऑप्शंस थे, बट यहां राइट आंसर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के लिए किया गया था, राइट। तो ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। द ऑथर ऑफ दा विंची कोड, ये एक सिंपल सवाल पूछ लिया था उन्होंने, जैसे हम सबको पता है हैरी पॉटर के लिए जेके राउलिंग है, वैसे दा विंची कोड के लिए डैन ब्राउन है। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने ये पूछ लिया था। ओके, तो ये आई होप कि बहुत से लोगों का राइट आंसर आया होगा। उसके बाद एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं था कि सीसीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक लिटरेचर दिया था इसमें, और उसके बाद लास्ट में पूछा था कि सीसीपीएस का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है। अब सीसीपीएस का फुल फॉर्म जो है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये आप याद रखिएगा, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये आपको एक फुल फॉर्म इसमें पूछा था, और उन्होंने जैसे आमतौर पे आपको फुल फॉर्म में कैसे पूछते हैं वो लोग कि ये वाले सी का मतलब क्या है या ये पी का फुल फॉर्म क्या है, इतना पूछा जाता है। एग्जाम्पल अभी एसबीआई पीओ में भी एक आया था एमएमएफ, मैन मेड फैब्रिक, तो उसमें सेकंड वाले एम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा था उन्होंने। अभी यहां पर इन लोगों ने कंप्लीट पूछा है, तो उसके ऊपर 4 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शन आई मीन, और ये उसका राइट आंसर था। फिर एक नया प्रोग्राम बैंक का शुरू हुआ है जिसका नाम था नमस्ते यूके। ये प्रोग्राम कौन से बैंक ने शुरू किया है, तो यहां पर भी सही जवाब था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एक अटल रैंकिंग निकाली जाती है कॉलेजेस की अकॉर्डिंग टू ARIIA रैंकिंग 2021। सवाल ऐसा था कि टॉप 5 IITs में इनमें से कौन सा IIT नहीं आता है, ये नहीं बोला था कि टॉप पे कौन सा है, टॉप 5 IITs में से कौन सा IIT इसमें नहीं आता है। तो मैं आपको पूरी रैंकिंग ही बता देता हूं। यहां पर IIT मद्रास टॉप पर है, उसके बाद IIT बॉम्बे, उसके बाद है IIT दिल्ली, उसके बाद है IIT कानपुर, उसके बाद है IIT रुड़की। ये थे टॉप 5 में। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन था IIT खड़गपुर का, तो वो ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि वो ऑब्वियसली टॉप 5 में नहीं था। ओके, IIT खड़गपुर का रैंक IISc, इसके बाद फिर IIT हैदराबाद, और उसके बाद फिर IIT खड़गपुर था। ओके, आगे तानसेन समारोह एक जो अभी अभी रिसेंटली हुआ, वो कौन से स्टेट में कहां पर हुआ था, उसमें 2 ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश के और 2 ऑप्शन आए थे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में भी एक ऑप्शन भोपाल का था, एक ग्वालियर का था।
अब ये बहुत ऑब्वियस था कि भाई मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी बना हुआ था कि भोपाल या ग्वालियर। यहां सही जवाब था ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ओके उसके बाद एक क्वेश्चन, आरबीआई हैज इन डिसंबर 2021 एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन फॉर पीएमसी बैंक। अभी आप जानते ही हैं कि पीएमसी बैंक में एक स्कैंडल हुआ था, पिछले साल की बात है, और तब से मोराटोरियम लगा हुआ है बैंक में। तो अभी इस एक्सटेंशन को कब तक बढ़ाया गया है, उसकी वैलिडिटी रेस्ट्रिक्शन की कहां तक इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने, ये एक सवाल था। ये सवाल भी न्यूज़ पढ़ के अपडेट अगर आप नहीं रहेंगे तो चांसेस कम है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो राइट आंसर था इसका 31 मार्च 2022। उसके बाद एक क्वेश्चन था, नेम द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। कमिटी के नाम अक्सर एग्जाम में आते ही हैं, नरसिम्हन कमेटी ले लो या फिर विमल जालान कमेटी, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं। यहां पर सही जवाब था पीजे नायक कमेटी, पीजे नायक कमेटी। इसके बाद एक क्वेश्चन था, डैश इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द डीलिमिटेशन कमेटी ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल डीलिमिटेशन कमेटी बनाई गई थी, तो उसके चेयरमैन कौन है। यहां पर चेयरपर्सन लिखा हुआ था, इसी से समझ में आना चाहिए कि चांसेस ये है कि कोई फीमेल हो सकता है। यहां राइट आंसर था दोस्तों जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। ओके और उस कमेटी में दरअसल एक ड्राफ्ट पेपर सबमिट किया गया है जिसमें कुछ सीटें बढ़ाने की बात की गई है। तो क्वेश्चन का एक और पार्ट था कि कितनी सीटें उसमें बढ़ाने की बात की गई है, तो यहाँ 6 सीट्स ये उसका राइट आंसर था बेसिकली, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें जैसे कि अभी अभी आप सबने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इसरो के नए चेयरमैन जो हैं वो एस सोमनाथन साहब बन गए हैं। तो ऑप्शन में वो भी थे, लेकिन यहां पर सवाल वो नहीं था, सवाल इन्होंने पूछा था कि इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष कौन है। तो कंफ्यूजन ऑब्वियसली एस सोमनाथ के साथ हो सकता है इसमें, बट इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए राइट आंसर था इस क्वेश्चन का पवन कुमार गोयनका। लेट मी जस्ट राइट, यहां राइट आंसर था पवन कुमार गोयनका। सिमिलरली प्रलय मिसाइल का स्ट्राइक रेंज पूछा था। अब देखिए जनरली मिसाइलों के नाम पूछे जाते हैं, ये एयर टू एयर है या फिर एयर टू सरफेस है या सरफेस टू मतलब एयर टू वाटर है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। अभी इन लोगों ने उसकी रेंज पूछी थी। अभी ये रेंज दरअसल 150 से 500 किलोमीटर्स की है। ओके तो ये ऐसे ऑप्शन थे। तो इस तरह से कुछ अलग अनकन्वेंशनल तरीके के क्वेश्चंस इसमें देखे गए थे। आपको क्वेश्चन के पैटर्न से एक अंदाजा हो रहा होगा कि आपको थोड़ा सा सेम ट्रेंड फॉलो करते हुए थोड़ी और गहराई में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। संजीव मेहता ये कौन से एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये फिक्की के प्रेसिडेंट हैं, ये इसका राइट आंसर था, नॉट सीसीआई, हाँ फिक्की। उसके बाद जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $250 मिलियन का लोन सैंक्शन किया था किसी राज्य के लिए, तो वो किस काम के लिए किया था। तो इन्होंने पहली बार वो पर्पस पूछा है वहां पर। तो पर्पस था बेसिकली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो इस चीज के लिए ये सैंक्शन किया गया था NICDP, राइट। तो ये एक पार्ट था इसमें। उसके बाद डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव स्कीम के ऊपर देयर वाज वन क्वेश्चन। देन एक क्वेश्चन और था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पीएम किसान संपदा योजना। क्वेश्चन स्कीम के ऊपर ऑब्वियसली आते हैं। पीएम किसान संपदा योजना का इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसका कंपोनेंट नहीं है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड। ओके तो वो एक प्रकार का एक और क्वेश्चन उसमें था। तो वंस अगेन इसके लिए भी आपको सिर्फ स्कीम का नाम, वो स्कीम के बेनिफिशियरी कौन है, फिर वो स्कीम में कितना लोन सैंक्शन हो सकता है, उसकी अपर लिमिट क्या है,
फिर उसमें कौन सा लॉ लगता है, राइट, ये सब बातें आपको पढ़नी ज़रूरी है, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है। फिर एक क्वेश्चन था, व्हाट डज द फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ भारत सीरीज सिग्निफाइज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इन्होंने पूछा था कि जो भारत सीरीज होती है, अभी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप गाड़ी ले जाते हैं तो नंबर प्लेट पे जो भारत सीरीज चाहिए है बेसिकली उसके बारे में, तो वो जो भारत सीरीज होती है, उस भारत सीरीज में शुरू के 2 नंबर्स का मतलब क्या है, और उसके लिए फिर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कुछ इस तरह की वो सीरीज होती है। ये ऐसी सीरीज रहती है। तो ये जो शुरू के जो 2 रहते हैं, ये बेसिकली ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब का है उसको सिग्निफाई करते हैं। ऑप्शन में वहां पर ईयर था, तो इसका राइट आंसर ये है। फिर उसके बाद ये जो है BH, ये बेसिकली भारत सीरीज है। ओके, उसके बाद ये जो 4 आपको हैशटैग्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली उनका एक कोड है। ओके, एक रैंडम कोड जो जनरेट किया जाएगा ताकि एक जैसा नंबर ना हो किसी का। एंड देन लास्ट में जो XX हैं, ये किसी अल्फाबेट्स को दर्शाते हैं बेसिकली। तो ये इसका राइट आंसर था। इसके बाद अंडर PLI स्कीम 76,000 करोड़ इज सैंक्शनड फॉर, ये मैंने मेगा सेशन में भी करवाया था, और उसके बाद एक बार और जब MCQs ले रहा था उस समय भी ये क्वेश्चन हमने किया था। अंडर PLI स्कीम 76,000 करोड़ रुपीज इज सैंक्शनड फॉर व्हाट। भारत सरकार का जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो चल रहा है, उसमें अभी अभी भारत सरकार ने एक 76,000 करोड़ रुपीस का एक इंसेंटिव स्कीम जारी किया है। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? यहां पर सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सहूलियत दी गई है। तो सेमीकंडक्टर्स में भारत जितना हो सके उतना आगे आने की कोशिश कर रहा है, जस्ट ट्राइंग टू फॉलो द ट्रेंड ऑफ कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड चाइना। तो ये एक पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। फिर फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा सवाल था कि भारत की सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर जवाब क्रिसिल होना चाहिए था। नीति आयोग हेल्थ मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें राज्यों के नाम दिए हुए थे। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा था याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर था, राइट। यूनियन बजट आर प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर सिंस। अब आप जानते हैं कि पहले यूनियन बजट 1 मार्च को रिलीज होते थे, फिर कुछ साल पहले ये 1 फरवरी को हो गया। तो सवाल ये पूछा था कि 1 फरवरी से ये कब से आने लगा है बजट। तो इसका जवाब होना चाहिए 2019 से हमने इसको शिफ्ट किया है 1 फरवरी को। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन POS का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल में जब आप जहां पर परचेस करते हैं वहां पर आप जो पेमेंट करते हैं, उस मामले में जितने भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कार्ड पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूज होती है, तो वो सबसे ज्यादा कौन से बैंक की यूज होती है और सेकंड नंबर पे उसमें कौन सी बैंक आती है। तो यहां राइट आंसर होना चाहिए था एक्सिस बैंक। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था टोकनाइजेशन के ऊपर। टोकनाइजेशन के ऊपर मैंने रैपिड रिवीजन बैच में भी क्वेश्चंस कवर करवाया था, तो वो एक क्वेश्चन इसके साथ था। फिर कुछ क्वेश्चन और थे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। यहां सही जवाब होना चाहिए था 5th लार्जेस्ट। फिर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि H1B वीजा जो है ये कौन से कंट्री द्वारा इशू किया जाता है। तो बेसिकली इसमें राइट आंसर आना चाहिए था USA। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान देने लायक था कि भारत की फिलहाल जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, बिजली पैदा करने की न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है न्यूक्लियर तरीके से, वो दरअसल 2031 तक 22,480 मेगावाट तक लेकर जानी है। मौजूदा कैपेसिटी कितनी है ये पूछा गया था। तो यहां पर जवाब होना चाहिए था 6,780 मेगावाट। इसमें कई सारे ऑप्शंस थे, 5,000, 7,500, 7,250 इनफैक्ट, एंड देन 6,780। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले और आउट ऑफ 40 एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मैं इतने क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के ला पाया हूं। तो इन सारे ही क्वेश्चंस से दोस्तों देखो एक दो बातें बहुत ऑब्वियसली समझ में आती है। अगर आप आगे की प्लानिंग बनाओगे कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, ये आपको जीके की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर बैंकिंग के लिए नहीं तो और किसके लिए।
देखिए IARI है, FSSAI है, ESIC है या SSC CGL है, उन सारे एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी अलग बनेगी क्योंकि उनमें अलग प्रकार का कंटेंट रहता है जीके वाले सेक्शन में। लेकिन एज फार एज दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स आर कंसर्न, फॉर एग्जांपल IBPS के जितने एग्जाम्स इस साल होंगे या RRB के जितने एग्जाम्स इस साल होंगे, PO लेवल के खासकर RBI के, तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि फोकस मोर ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस पे जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई शिफ्ट करिए। बैंकिंग अवेयरनेस नाउ बिकेम द डिमांड फॉर द मोमेंट। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग अवेयरनेस का असर केवल जीके के सेक्शन सॉल्व करने तक सीमित नहीं रहेगा। आज अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक मिला था। वो था ऐसे के लिए कि इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस हाइक ग्लोबल एंड इंटरनेशनल, जो कि इकोनॉमी पे उसका असर पड़ रहा है, राइट? ये एक टॉपिक था। अब बैंकिंग अवेयरनेस ओके प्लस इकोनॉमिक अवेयरनेस। अभी आपने 33 क्वेश्चन में देखो ट्रेंड देखा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को अक्सर दायरे में रखा है, राइट? तो आपको ओवरऑल पूरी इकोनॉमी, जिसमें फिर स्कीम आती है, जिसमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज आते हैं, जिसमें सेक्शंस आते हैं, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें आती है, जिसमें रेमिटेंसेस की बातें आती है, तो ये जितनी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वहाँ पर लिखा ही हो कि बैंक, तो ये आप मानेंगे कि वो बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। अदर देन दैट इंश्योरेंस सेक्टर और बाकी की जितनी चीज़ें हैं, इन सबको हम क्लब करके एक इकोनॉमिक अवेयरनेस की समझ रख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये एक स्टैंडर्ड पैकेज बहुत सॉलिड होना चाहिए गाइस। और क्योंकि ये लोग कंसेप्चुअल बातें ज्यादा कर रहे हैं, सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अब आप विश्वास रखिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड मोर एंड मोर। ओके, तो अब वो टाइम गया कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे और सिर्फ आपने कोई एक अमाउंट याद कर लिया, CM गवर्नर याद कर लिए, कंट्री कैपिटल याद कर लिया और आपका काम हो जाएगा। वैसा होता ही नहीं है। और वैसा क्लर्क में भी अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ उसके भरोसे हो जाएगा तो नहीं होगा। सो इट इज रियली रिक्वायर्ड कि यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज टू। अब जब हम ये दो बातों के ऊपर फोकस करते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस, तो लोगों के दिमाग में दो चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होती। वो क्या करते हैं, सीधे सीधे बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस से जुड़ी हुई बातें जो पिछले 6 महीने में हुई है, बस वो उठा के पढ़ने लग जाते हैं। इससे काम आधा अधूरा बनेगा। मैं नहीं कहता कि कुछ भी नहीं बनेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन बी रियली लकी कि ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं और आपने जो गेस किया वो हो सकता है कि सही भी आ जाए। लेकिन यहां पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले इसका बेसिक समझ लें, राइट? आप इसका बेसिक पहले क्लियर रखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सेक्शंस, लॉज, इन सब चीजों का महत्व समझे। कमिटी किस लिए बनी थी, कब बनाई गई थी, जो आपको मैं फंडामेंटल्स में ब्रह्मास्त्र की सीरीज में जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, इन चीजों को आप ज्यादातर ध्यान में रखिए। बिकॉज एक बार आपका फंडामेंटल पूरा स्ट्रांग हो गया तो फिर बहुत आसानी होगी कि आप कोई एक मैगजीन उठा के भी आप सारी चीजें कवर कर लोगे तो आपको फटाफट सारी लिंक लगने लगेगी। बेसिक जिसका स्ट्रांग होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट करने की समझ भी बहुत जल्दी डेवलप कर पाएगा, क्योंकि उसने वो नाम कहीं ना कहीं पहले सुने होंगे। जैसे पीजे नायक कमेटी जो है, तो ये सॉल्व करते समय अचानक से स्ट्राइक होता है कि हाँ, इस कमेटी के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, राइट? तो ये जो एक अप्रोच होता है ना, ये बहुत अच्छे से काम आता है। इतना ही नहीं, आप ऐसा भी मत समझिएगा कि सर बैंकिंग अवेयरनेस के फंडामेंटल में बहुत ज्यादा वक्त चला जाएगा। यहां से आगे आप लोगों को जीडी भी देनी होती है। ओके, यहां से आगे फिर आपको पीआई भी फेस करना होता है। और आप सबको पता है कि जीडी में कोई आपको कछुए और खरगोश की कहानी नहीं पूछी जाएगी, और पीआई में भी आपको बहुत साधारण आप कहां से आए हैं, क्या है, इतना पूछ के नहीं छोड़ा जाएगा। वहां पर भी आपका बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसको अपने तरीके से काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। इनफैक्ट ये भी नहीं भूला जा सकता कि डिस्क्रिप्टिव भी आपका इन्हीं चीजों के ऊपर बेस होता है। मैं लेटर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो खैर लेटर राइटिंग भी उसी के ऊपर था। लेटर राइटिंग में भी सबसे पहला टॉपिक ये था कि कोई लीगल काम के वजह से आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए बैंक से, तो आप एक बैंक मैनेजर को चिट्ठी एक लेटर लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। खैर,
मतलब वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड था, बट ये जो चीजें हैं ये आपको थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीटली काम आएंगी। इतना ही नहीं, एक बात और समझ लीजिए, आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं किसी सीनियर से, अगर आपका ये फंडामेंटल स्ट्रांग है तो बैंक के अंदर जो प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सेकंड नंबर पे ये इसके साथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज स्टैटिक जीके। ओके, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है कैन बी टेकन एट द एंड, कैन बी टेकन एट द एंड। अब एट द एंड का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी एग्जाम जून में है, तो जून में आपका मेंस का पेपर है, तो आपको पता है कि जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाने वाला है। अब 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ने की पहले हमें जरूरत है बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस पहले मजबूत करने की जरूरत है। उतना हो जाने के बाद आपका टाइम बचता है तो फिर आप ये बातें कर सकते हैं, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी नॉन बैंकिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि वहां पर इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा, तो वहां दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। बट एज फार एज बैंकिंग एग्जाम्स आर कंसर्न, इसको हमको लास्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड देन चौथी बात, ये इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है। ओके, अब देखिए आप बोलेंगे सर ये तो काम बढ़ाने वाली बात होगी। देखिए भाई, आपको आपके अप्रोच तो बदलने ही पड़ेंगे। नौकरी आपको चाहिए, सैलरी आपको चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा टारगेट आप रखेंगे उतना बड़ा आपको उसके पीछे सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। अब इन डेप्थ स्टडी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आई कैन बेट ऑन दैट। आप अगर वो इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो काम आनी ही है आपको। दूसरी बात यह कि इन डेप्थ स्टडी करने के बाद इट इज रियली पॉसिबल कि आप ऑप्शंस को बहुत इजीली एनिमिलेट कर पाओगे। तीसरी बात एक और समझिए, जो कि मैंने आमतौर पे बच्चों में देखा है, बहुत सारी चीजों को ऊपर ऊपर यानी कर्सरी वे में कर लेते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना के बराबर चीजों में होती है। तो बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखने के बजाय थोड़ी चीजों में कंप्लीट नॉलेज रखा जाए, ये ज्यादा फायदेमंद है। याद रखना, बेवजह की 25 बातें आपको पता हो, उससे अच्छा काम की आपको 10 बातें पता हो, तो आप ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे यहां से आगे के भी राउंड्स में हर जगह। इसीलिए अब जरूरत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी 2022 के हिसाब से। तो आप कोशिश करिए कि जैसे स्कीम हो गई, आप 25 स्कीम होंगे, कोई बात नहीं, आपने 10-15 भी अगर पढ़ी है तो, लेकिन आप वो पूरे दायरे में पढ़ें। कमिटी कौन सी थी, कितने रुपए का उसमें लिमिट रखा गया है, उसका रीपेमेंट कैसे होने वाला है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है, कब लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च हुई थी। ओके, आगे इसके फेस वाइज मैनर्स हैं क्या, अगर हैं तो कौन कौन से फेसेस हैं, हर एक फेस में कितना बेनिफिट है, ये सब आज के दौर में जीके के अंदर आ चुका है, राइट। एंड देन वन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इट इज रियली रिक्वायर्ड कि रीड न्यूज़पेपर्स। अब बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि न्यूज़पेपर्स का महत्व कम होता हुआ दिखाई देता ही नहीं है कहीं से भी। न्यूज़पेपर तो एक पेनाशिया की तरह काम करते हैं इस जगह पर, क्योंकि अगर आप लगातार न्यूज़पेपर्स के टच में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि न्यूज़पेपर्स आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस आपका जीके सब कुछ एक साथ मजबूत कर देते हैं। न्यूज़पेपर को लेकर 2 बातें मैं वंस इन फॉर ऑल एकदम स्पष्ट कर दूं वीडियो खत्म करते हुए। प्लीज इस चीज को लेकर जबरदस्ती कंफ्यूज मत होइए कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। सारे न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक न्यूज़पेपर एक खबर छापेगा और दूसरा वो कभी नहीं छापेगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हर महीने या हर 2 महीने में चलिए आप न्यूज़पेपर बदलिए, सो दैट आप अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ऑथर्स की आप आदत डाल लें। आप एक महीने आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कभी आप द हिंदू पढ़ें, कभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, इस तरह की अप्रोच रखें। दूसरी बात, न्यूज़पेपर में ये 6 चीजें आपको सबसे पहले करनी है, मैं यहां लिख देता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल, उसके बाद मार्केट एंड फाइनेंस, उसके बाद नेशनल इवेंट्स, ओके, और उसके साथ फ्रंट पेज पे जो भी होगा वो। अब ये चीजें आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं जो आपको न्यूज़पेपर में दरअसल करनी है, नहीं तो फिर वहीं घूम फिर के बात आ जाएगी कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है वो भी पता नहीं और क्या पढ़ना है वो भी पता नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए,
पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे जब आप गहराई में उतरेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको बातें समझ में आने लगेगी, तो आपको न्यूज़पेपर के फ्लेवर्स में भी फर्क नजर आएगा। तो ये चीजें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल, फाइनेंस एंड मार्केट, नेशनल इवेंट्स एंड फ्रंट पेज, इससे जुड़ी हुई जो जो खबरें आपको दिखेंगी, ऐसी कुछ खबरें आप सेलेक्ट कर लीजिए और उतना आप गहराई में पढ़ने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम एक और अप्रोच लगा के जीके के लिए इस बार की कुछ नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे और आपका पेपर अच्छा गया होगा। और जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एकदम नए हैं, जिन्होंने आज एग्जाम नहीं दी, प्लीज आप भी ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि अगली बारी आपकी है। आप लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके सीनियर्स ने जितने अलग अलग धक्के खाए हैं इन सब चीज़ों में, ऑब्वियसली वो आपके लिए केवल एक ही चीज़ लेकर आ रहा है और वो है अनुभव। तो आप उसका पूरा पूरा यूज़ करें और ये गलतियां आप भी बिल्कुल ना दोहराएं। न्यूज़पेपर की तरफ पूरा ध्यान दें। जाते जाते आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूं, कल मेरा एक वीकली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन है और सवेरे 11 बजे मैं हफ्ते भर की सारी न्यूज़ इसमें कवर करूंगा। आजकल एक और स्पेशल राउंड इसमें ऐड किया गया है, वो है स्पेशल जीके क्विज, जिसमें गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का एक छोटा सा कंपटीशन करवाया जाता है, जस्ट टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एंड ऑब्टेन द करेक्ट आंसर्स। तो कल सवेरे 11 बजे ये न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप लोग बिल्कुल उपलब्ध रहिएगा, आइएगा। लाइव सेशन है एंड यू नीड टू बी with the session for almost 1.5 to 2 hours, right? So thank you so much guys for listening this video analysis and as always अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।